हेलो दोस्तों, योर स्कॉलर फ्रेंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि आप सब जो भी अभी मास्टर्स दे रहे हैं या फिर नेट देने में इच्छुक हैं उन सबको इस नेट साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें बता सकूं, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूं मेरे डिपार्टमेंट में भी कुछ जूनियर्स हैं या फिर बेसिकली जो नेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी क्लियर चीज़ें नहीं है। इस बार नेट साइकिल में थोड़ी चेंजेस हैं, थोड़े अलग अलग चीज़ें बदली गई हैं। आप सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट दे रहे हैं तो पिछले साइकिल से ये वाला साइकिल थोड़ा अलग है। इस साइकिल में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या अलग अलग चीज़ें हुई हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि नेट साल में 2 बार होता है। जैसे कि नवरात्रे आते हैं वैसे ही नेट आता है, एक बार जून साइकिल, एक बार दिसंबर साइकिल। ये 2024 का नेट साइकिल है। 2024 के नेट साइकिल के फॉर्म खुल चुके हैं और ये फॉर्म आप 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल 2024 से शुरू कर सकते हैं फॉर्म भरना। और ये फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे 10 मई, लास्ट डेट है 10 मई 2024। उसके बाद आपको 2 दिन मिलेगा अगर आपने फीस नहीं भरी है। उसके बाद करेक्शंस, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड सिटी एलोकेशन होगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। उसके बाद 16 तारीख मतलब 16 जून को आपका इस बार नेट का एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट्स के वाइज ये नेट का एग्जामिनेशन 1 हफ्ते 2 हफ्ते चल सकता है, लेकिन ये होगा 16 तारीख के बाद ही। उस हफ्ते में ही शायद हो जाए या फिर और 1 हफ्ता लगे। लेकिन इस बार की नेट 2024 साइकिल जून में ही हो रहा है और 16 तारीख से हो रहा है। लेकिन इस बार के नेट साइकिल में थोड़े थोड़ा चेंजेस हैं। आपको जो चेंजेस हैं वो मैं आपको इधर एक एक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि ये जो है तेरा इस बार 83 सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं और इसकी जो फीस है इस बार 1150 फॉर जनरल कैंडिडेट्स रखी गई है, 600 फॉर ओबीसी और 325 फॉर दी अदर्स SC ST। इनके लिए ये फीस रखी गई है। लेकिन इस बार अलग क्या है, व्हाट इज न्यू इन दिस साइकिल, हमें पता होना चाहिए कि हम जब नेट देने जा रहे हैं इसमें कुछ कुछ चेंजेस इस साल से होने लगे हैं। खबरें पहले ही थी कि इस साल सिलेबस चेंज होगा, लेकिन सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो है एलिजिबिलिटी। आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी था नेट में बैठने का, वो इससे पहले मतलब पिछले साइकिल तक था कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री इनरोल्ड है तो आप नेट दे सकते हैं उस सब्जेक्ट का। लेकिन इस साल से ये बदल चुका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस साल अगर आप एनईपी इस साल जैसे 2020 एनईपी में जो लॉन्च हुआ था, अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री जो कि 4 साल का है, तो वो डिग्री हो जाता है आपका ऑनर्स प्लस रिसर्च। 4 साल 8 सेमेस्टर का अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आप इस बार नेट लिखने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब ये है अगर आपने 12th पास कर लिया है और अगर आप बैचलर डिग्री में है, आप अभी अब नेट लिख सकते हैं। इससे पहले ये संभव नहीं था। आपको सबसे पहले अंडरग्रेड करना पड़ता था, यूजी करना पड़ता था, बैचलर डिग्री करना पड़ता था, उसके बाद आप मास्टर डिग्री में आते थे, आप इनरोल होते थे, फिर आप एक एग्जामिनेशन देते थे। तो यहाँ पे जो बैचलर डिग्री का है वो 8 सेमेस्टर का, अगर आपका बैचलर डिग्री है, आपका 75% अटेंडेंस है, तो आप लिख सकते हैं इस बार का नेट पेपर। इसमें और एक चीज़ क्या हुआ है, पकड़ लीजिए आपका बीएससी, आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, बीएससी आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन उसमें आपका एक कंपलसरी पेपर है जो कि इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है, पकड़ लेते हैं कि हिंदी है, ठीक है। तो आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में आप भर्ती हुए हैं, आप तो उसमें हिंदी का भी पेपर है। आपने अचानक से चूज कर लिया कि मुझे हिंदी में ही परस्यू करना है, आपको हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है, आप हिंदी साहित्य में नेट पास करना चाहते हैं। आपने नेट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, उसमें आपने हिंदी सब्जेक्ट ले लिया और आपने वो कट ऑफ क्लियर भी कर लिया। आपने जैसे ही हिंदी का कट ऑफ क्लियर किया, आप अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको अगर हिंदी में पीएचडी करनी है या फिर आपको जैसे ही बैचलर खत्म होता है ऐसे 4 ईयर रिसर्च के बाद आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हैं। इसलिए इस बार ये जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने हिंदी का नेट क्लियर कर लिया है, आप हिंदी में आगे परस्यू कर सकते हैं अपना रिसर्च। तो ये पहले संभव नहीं था, क्योंकि पहले मास्टर्स में आप जिसमें एलिजिबल हो, आप जिसमें मास्टर डिग्री कोर्स में जिस सब्जेक्ट में आपने इनरोलमेंट लिया है, अब उसी में हमेशा नेट क्लियर करना होता है। तो ये एक इस बार का बहुत बड़ा चेंज है, याद रखिएगा। तो इसमें स्विचिंग आपका अलाउड हो चुका है।
उसके बाद और एक चीज़ क्या, अब मोड ऑफ द पेपर भी चेंज हुआ है। इससे पहले जिन्होंने भी नेट लिखा है या आपने नेट पास कर चुके हैं, आप जेआरएफ के लिए बैठे हैं या फिर आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, आपके नेट नहीं हुआ है, आपको पता होगा कि ये सीवीडी बेस्ड एग्जामिनेशन होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। लेकिन इस बार से अब वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं रहा है, इस बार से अब वो ओएमआर में हो चुका है, ओएमआर में हुआ है और पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है। तो आपको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो जिन्होंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है या जिन्होंने नेट बहुत पहले से दे रहे हैं, आपको इस बार सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हाथ माउस पे ट्रेंड है, आपको वो एग्जामिनेशन देने का अनुभव है। लेकिन इस बार का अनुभव थोड़ा अलग होगा। इस बार जैसे ही आप जाएंगे, आपको ओएमआर मिलेगा, एक बुकलेट मिलेगा आपको और उसके आंसर्स ओएमआर शीट में आपको गोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीबीटी एग्जामिनेशन दिया होगा, आपको तीन घंटे का पीरियड मिलता था, आपको पता होगा कि आप क्या करते थे। हम लोग एक स्ट्रेटेजी जो बच्चों ने अपनाया है, जो मैंने भी शायद अपनाया था अपने अटेम्प्ट्स में, कि मैं क्या करता था, मैं 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेता था और तीसरे घंटे में मैं रिविजन के लिए जाता था। तो इस बार जैसे ही पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन है, आपको भी अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने नेट पहले दिया हुआ है तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप हमेशा नेट के लिए थोड़ा सा एक बार ओएमआर घर में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप एक 3 घंटे बैठ के एक कोई मॉक पेपर सॉल्व करिए और एक प्लेन शीट में 100 गोले बनाना शुरू करिए, क्योंकि वो गोला बनाना भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल आएगा। जब आप नर्वस होंगे, ऐसा हो ही सकता है कि आपने एक साथ 15 गोला बनाना है, आपने 33 के आंसर सी में देना था, लेकिन वो 34 का आंसर सी हो गया, आपका 33-34 दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इस बार मोड ऑफ द पेपर भी चेंज है। और क्या चेंज हुआ है इस बार, देखिए इस बार पहली बार एक साइकिल है नेट में जिसमें आप इस बार पासिंग क्राइटेरिया ही चेंज हो चुका है। पासिंग क्राइटेरिया इससे पहले सिर्फ 2 था, एक जिसमें आपको जीआरएफ मिलता था और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलती, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर्टिफिकेशन मिलता था। आप हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज में उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल थे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वैकेंसी आती थी तो आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस साल से ये क्राइटेरिया 3 हो चुके हैं। पहला जो आपको मिलेगा, पहला है आपको जीआरएफ, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप होंगे और आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ मिल गई। इसमें आपको फेलोशिप मिलेगा, इसमें आपको यूजीसी फेलोशिप देगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट है, आपको 37,000 रुपये प्लस एचआरए का जो भी स्टाइफन है वो आपको 5 साल के लिए मिलेगा। इसके बाद वाला जो क्राइटेरिया है वो रहेगा कि आप नेट क्वालिफाइड हैं, आप नेट क्वालिफाइड हैं और आप एलिजिबल भी हैं कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिसको हम लोग नेट मानते थे। इससे पहले इसको हम सिर्फ नेट बोलते थे, इसको हम नेट जीआरएफ बोलते थे, इस वाले क्राइटेरिया। ठीक है, इस बार और एक क्राइटेरिया आ गया है। इस बार क्या है, जो तीसरा क्राइटेरिया जो कि नया क्राइटेरिया है, बेसिकली ये नया क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में आपको नेट क्वालिफाइड तो बोला ही जाएगा, साथ में ये बोला जाएगा, बट आपको क्या बोला जाएगा कि ये से पीएचडी एडमिशन के लिए है। ठीक है, तो ये जो तीसरी वाली बात है कि आपको जो नेट क्वालिफाइड है लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए है। आपने अगर पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं पे अप्लाई किया हुआ तो आपको पता होगा, कि नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी एक परीक्षा लिखने को कहता है। इस परीक्षा में कुछ लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं। कौन एग्जेम्प्टेड होते हैं? अगर उसने सेट परीक्षा क्लियर किया है उस स्टेट का, या फिर उसने नेट परीक्षा क्लियर की है। अगर आपने नेट और सेट दोनों क्लियर नहीं किए हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेता था, उस एग्जामिनेशन में अगर आप क्लियर कर जाते थे तो आपको एक पीएचडी वाइवा के लिए बुलाया जाता था। उसमें एडमिशन वाइवा होता था, अगर उसमें से वो भी कैंडिडेट्स आते थे जो नेट और सेट क्वालिफाइड है और आप भी जाते थे, अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, इन सब में से जिसको जिसको जो भी होता था उसका एक मेरिट लिस्ट बन जाता था, हो जाता था। लेकिन अब की बार जैसे ये वाला आ चुका है, मुझे जैसा लग रहा है कि यूजीसी नहीं चाहता कि ये जो हर यूनिवर्सिटी है अलग अलग परीक्षा ले, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड एक नहीं रहता है। कोई यूनिवर्सिटी कुछ क्वेश्चन बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी कुछ क्वेश्चन बनाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक करने के लिए जो यूजीसी चाह रहा है कि हर यूनिवर्सिटी को कह रहा है कि आप इसी के बेसिस में जो भी नेट क्वालिफाइड ये वाला कैटेगरी में आएगा उसको ही आप मेरिट लिस्ट में कंसिडर करेंगे। तो अब आपके पास आखिरी रास्ता बचा है नेट क्वालिफाई करना, अगर आपको रिसर्च परस्यू करना है।
अगर आपको पीएचडी में आना है, आपको नेट इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में कट ऑफ क्लियर करके आना ही पड़ेगा। अब और वो ऑप्शन नहीं रहा कि मैं एक रिटन एग्जामिनेशन देके पास करके आगे आ जाऊंगा। तो जो आपको मैंने तीनों क्राइटेरिया बताए, इसमें आपको फेलोशिप मिलेगा जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में 5 साल के लिए। इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो नेट क्वालिफिकेशन है, साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है नेट की तरफ से कि हाँ ये लड़का ठीक है, हाँ ये लड़की ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है। उसके बाद आपका कोई वैकेंसी आएगा, आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है रिटन एग्जामिनेशन या फिर वाइवा, वो ऐसा होगा। और ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये अगर आप पास करेंगे तो आप एटलीस्ट पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपने ये नहीं किया तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई भी ना कर सकें। ये जीआरएफ मिलता है, आप सबको पता ही होगा कि एक सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं, उसके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मान लो अगर उसमें 100 कैंडिडेट्स हैं तो 100 में से एक को मिलता है जीआरएफ, तो टॉप 1% को जीआरएफ मिलता है। और उसके बाद 6 को मिलता है नेट, मतलब 6 लड़कों को नेट मिलेगा, तो 6%। और ये वाला जो क्राइटेरिया खुला है, इसका तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है, इस साइकिल में बनेगा जो भी जितने भी लोग पास किए जाएंगे। नियर अबाउट मुझे जितना लग रहा है कि 10 लोग पास किए जाएंगे तो ये 10% वाला क्राइटेरिया आ जाएगा। ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में है, आप जिस भी कैटेगरी से, जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, हर कैटेगरी में ये डिफाइंड होता है कि यूआर में जितने कैंडिडेट दिए हैं उनका 1%, जितने ओबीसी में दिए हैं उनका 6%, उनका 1% और 6%, और जितने एससी एसटी में दिए हैं उनका 1% और 6%, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। तो यही थी मेरी कुछ बातें। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब से गुजर चुका हूँ। मैंने 3 नेट अटेम्प्ट्स दिए, मेरे को तीनों नेट अटेम्प्ट्स मेरे क्वालिफाइड थे, मैं जीआरएफ मेरे को मिला। इस बार के जीआरएफ में लोगों को थोड़ी परेशानियां हो रही हैं ये सब चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि इस बार ये तीनों चीज़ें बहुत ही मेजर चेंज है यूजीसी ने जो किया है। तो आपको नेट एग्जामिनेशन देने से पहले ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए थी, मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको और कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप इसमें से मेरे कुछ छूट चुका है तो आप कमेंट करिए, मैं देखूंगा, अपने कमेंट को रिप्लाई करूंगा। अगर हो सके कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि मासेस को पता होनी चाहिए, तो शायद मैं और एक वीडियो भी बना दूं। थैंक यू।